उसी रात श्रीनगर की गलियों में सन्नाटा था। अचानक मस्जिदों के लाउडस्पीकर गूंज उठे, ऐसे नारे जिनसे पूरी घाटी की रूह कांप गई। लोग खिड़कियों के पीछे सिमट गए और उसी रात से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दर्द की दास्तान है जिसमें हिम्मत भी है और अधूरा न्याय भी। यह कहानी है सरला भट्ट की और उन कश्मीरी पंडितों की जिन्हें अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसके जवाब के लिए हमें जाना होगा साल 1987 में। कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। आम चुनाव जैसा दिखने वाला यह पल दरअसल आने वाले तूफान की शुरुआत था। श्रीनगर की अमीरा कदल सीट से एक उम्मीदवार खड़ा हुआ जिसका नाम था सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह। उस समय वह एक सामान्य राजनीतिक चेहरा था, लेकिन इतिहास उसे एक अलग ही नाम सैयद सलाउद्दीन से जानने वाला था। वह मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का उम्मीदवार था, एक ऐसा गठबंधन जो घाटी की कई इस्लामिक पार्टियों के समर्थन से बना था। चुनाव में उसके सामने थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार। मतदान हुआ, गिनती शुरू हुई और शुरुआती रुझानों में सलाउद्दीन आगे था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। अंतिम नतीजा आया और सलाउद्दीन हार गया। बस यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। हार के बाद माहौल अचानक भड़क उठा। समर्थक सड़कों पर उतर आए, झड़पें हुई, गुस्सा बढ़ा और इसी गुस्से की आग में एक और नाम उभरा, यासीन मलिक, जो उस समय सलाउद्दीन का चुनावी मैनेजर था। कहा जाता है कि इस चुनाव ने सिर्फ एक नेता को ही नहीं हराया, बल्कि कई लोगों के अंदर व्यवस्था के खिलाफ गहरा अविश्वास पैदा कर दिया और यही अविश्वास धीरे धीरे बदल गया आतंकवाद में। घाटी में एक नया दौर शुरू हुआ, डर का दौर, खून का दौर, और उसी दौर में सरला भट्ट जैसी कहानियां जन्मी जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। यह तो बस शुरुआत है, आगे की कहानी और भी ज्यादा सिहराने वाली है। एक हार और फिर अचानक बंदूक की आवाज। कश्मीर की सियासत ने जैसे ही करवट बदली, कुछ लोगों ने लोकतंत्र से भरोसा उठाकर सीधे हथियार उठा लिए और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसमें गोलियां जवाब बनने लगीं। 1987 के चुनाव के बाद हालात तेजी से बदले। यासीन मलिक और सैयद सलाउद्दीन दोनों ने घाटी छोड़ दी। सरहद पार कर वे पीओके के मुजफ्फराबाद पहुंचे और वहां से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। वापस लौटे तो वे नेता नहीं बल्कि हथियार बंद चेहरों के रूप में बदल चुके थे। यासीन मलिक ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का दामन थाम लिया। वहीं सलाउद्दीन ने एक नया संगठन खड़ा किया, हिजबुल मुजाहिदीन, जिसे बाद में उसका संस्थापक चेहरा माना गया। अब लड़ाई चुनाव की नहीं थी, बल्कि अब यह लड़ाई थी बंदूक और डर की। इस पूरे खेल के पीछे एक और परछाई थी, पाकिस्तान की ISI। पाकिस्तान से ट्रेनिंग, हथियार और अफगान लड़ाकों का सपोर्ट मिलने लगा। घाटी में धीरे धीरे एक संगठित आतंक का नेटवर्क तैयार हो चुका था। साल 1989 आते आते हालात और खतरनाक हो गए। घाटी में घुसपैठ बढ़ी और फिर अचानक निशाना कश्मीरी पंडितों की ओर बदला गया। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत की मौजूदगी का प्रतीक माना गया। उनकी पहचान, उनका धर्म, सब कुछ उनके खिलाफ इस्तेमाल होने लगा। मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से गूंजते नारे, निजाम मुस्तफा आएगा, और फिर 3 खौफनाक विकल्प, इस्लाम कबूल करो, घाटी छोड़ दो या फिर मौत का इंतजार करो। डर अब सिर्फ शब्द नहीं रहा था, वो हर गली, हर दरवाजे पर दस्तक देने लगा। अखबारों में खुलेआम धमकियां छपने लगीं, घरों के बाहर पोस्टर चिपकाए जाने लगे, रात के अंधेरे में नाम पुकारे जाते और सुबह वही नाम हिट लिस्ट में मिलते। एक एक करके उन लोगों को निशाना बनाया गया जो समाज में प्रभाव रखते थे, बुद्धिजीवी, अधिकारी, नेता, ताकि डर और गहरा बैठ सके। इसी दौरान JKLF के भीतर एक खतरनाक गुट उभरा जिसका नाम था HAGY ग्रुप। 4 नाम, लेकिन एक ही मकसद। दरअसल ये एक अल्फाबेट जो है वो 4 लोगों के नाम पर था। ये नाम थे हामिद शेख, अशफाक वानी, जावेद मीर और यासीन मलिक। ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि ये उस दौर के साए थे जिनके पीछे पूरी घाटी कांपने लगी थी और इसी अंधेरे में जन्म ले रही थी सरला भट्ट जैसी कहानियां जो आज भी इंसाफ की राह देख रही हैं। सुबह का वक्त, लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे और तभी भीड़ के बीच गोलियों की आवाज गूंजती है। एक आदमी गिरता है और घाटी समझ जाती है कि अब डर नहीं बल्कि अब मौत खुलकर घूमेगी। सीमा के उस पार मुजफ्फराबाद में बैठकर एक पूरा खेल चल रहा था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और दूसरे कई आतंकी संगठन वहीं से ऑपरेट हो रहे थे। प्लान
बनते थे, नाम चुने जाते थे और फिर घाटी में खून बहाया जाता था। 1989 से 1990 के बीच जो भी हमले हुए उनमें बार बार कुछ ही चेहरे सामने आते रहे। यासीन मलिक और उसके साथ जुड़े कमांडर, इनके ऊपर एक छाया थी उनके गुरु की, जिनके इशारों पर पूरी साजिश चलती थी। फिर आई 14 सितंबर 1989 की तारीख। इस दिन घाटी ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। टीका लाल टपलू, जो कश्मीरी पंडितों का एक नाम, एक पहचान, एक आवाज थे, वो अपने घर के बाहर ही थे जब अचानक कुछ हथियारबंद लोग आए और बिना कोई मौका दिए उन्हें गोलियों से भून दिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि ये एक संदेश था कि अब बारी बारी से सबकी बारी आएगी। और यहीं से शुरू हुआ सिलसिला कश्मीरी पंडित नेताओं के चुन चुनकर कत्ल का। इसके बाद घाटी में जैसे खौफ का खुला ऐलान हो गया। लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियां मारी गईं और हैरानी की बात थी कि कुछ आतंकी खुलेआम शेखी बघारते थे कि उन्हें गिनती भी याद नहीं कि कितनों को मार चुके हैं। फिर 2 महीने बाद 4 नवंबर 1989 श्रीनगर के भीड़-भाड़ वाले बाजार हरी सिंह स्ट्रीट में दिन दहाड़े नीलकंठ गंजू को भी मार दिया गया। वो सिर्फ एक रिटायर्ड जज नहीं थे, बल्कि वो वही शख्स थे जिन्होंने मकबूल भट्ट को सजा सुनाई थी और शायद यही उनकी गलती बन गई। अब घाटी में कोई सुरक्षित नहीं था। डर हर दरवाजे के पीछे खड़ा था और हर नाम अगला निशाना बन सकता था। ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसी खौफ के बीच एक और कहानी आकार ले रही थी, सरला भट्ट की। जब हर कोई भाग रहा था, जब हर कोई छिप रहा था, तब वो उसी आग के बीच खड़ी थी, अपनी ड्यूटी निभा रही थी। 1989 डर में खत्म हुआ, लेकिन 1990 दहशत बनकर शुरू हुआ और अब जो होने वाला था वो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जख्म बनने वाला था। सड़क के बीचों बीच कुछ लोग बैठे थे, हाथों में हथियार और आंखों में ऐसा डर जो दूसरों के दिल में उतर जाए। जो भी गुजरता उसे सिर्फ देखा नहीं जाता था, उसे परखा जाता था। कौन है, किस धर्म का है और जिंदा रहेगा या नहीं। कश्मीर अब बदल चुका था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकी खुलेआम चौराहों पर बैठने लगे थे। मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से गूंजती आवाजें अब इबादत की नहीं बल्कि धमकियों की थीं। या तो घाटी छोड़ दो या फिर मौत के लिए तैयार रहो। कश्मीरी पंडितों के लिए हर दिन आखिरी दिन जैसा हो गया था। फिर आया अप्रैल 1990 और इस महीने ने इंसानियत को झकझोर देने वाली एक ऐसी घटना देखी जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में एक सम्मानित नाम रहता था, सर्बानंद कौल प्रेमी। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि वो एक शिक्षक, कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। एक रात 3 हथियारबंद आतंकी उनके घर पहुंचे। उनका मकसद था उन्हें उठा कर ले जाना, लेकिन कहानी यहाँ और भी दर्दनाक हो जाती है। उनके बेटे वीरेंद्र कौल ने जिद पकड़ ली, जहाँ पिताजी जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा, और दोनों को साथ ले जाया गया। 3 दिन तक कोई खबर नहीं और फिर एक पेड़ से लटकी 2 लाशें मिली। शरीर टूटे हुए, बाल उखाड़े गए, जलाने के निशान मिले और हर जख्म जैसे एक संदेश दे रहा था कि डर जाओ या अगली बारी तुम्हारी है। ये हत्याएं सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं थीं, बल्कि ये दिखाई जाती थीं ताकि बाकी लोग खुद ही भाग जाएं। और वही हुआ। एक एक करके कश्मीरी पंडित नेताओं को निशाना बनाया गया। प्रेमनाथ भट्ट, लस्सा कौल, A.K. रैना, सतीश टिक्कू, चुन्नी लाल शाला, यहाँ तक कि बस में सफर करते हुए भी लोग सुरक्षित नहीं थे। नाम बढ़ते गए और डर भी। मार्च और अप्रैल 1990 तक हालात ऐसे हो चुके थे कि लाखों कश्मीरी पंडित अपना सब कुछ छोड़कर जम्मू, दिल्ली और देश के अलग अलग कोनों में भागने को मजबूर हो गए। घर पीछे छूट गए, यादें पीछे छूट गईं और घाटी लगभग खाली हो गई। एक तरफ पूरी घाटी खाली हो रही थी, लोग अपने घरों के दरवाजे आखिरी बार बंद कर रहे थे। लेकिन उसी कश्मीर में एक घर ऐसा भी था जहां से कोई जाने को तैयार नहीं था। अनंतनाग के काजी बाग इलाके में रहने वाली सरला भट्ट। नाम छोटा था लेकिन उसमें हिम्मत असाधारण थी। उनके साथ रहते थे उनके पिता शंभूनाथ भट्ट, 4 भाई बहनों का पूरा परिवार, और सरला उस घर की रीढ़ थी। वो सिर्फ बेटी नहीं थी बल्कि वो उस घर की माँ जैसी थी। अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल, माता पिता की सेवा और इसी जिम्मेदारी के चलते उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, शादी ना करने का। उनकी दुनिया बस उनका परिवार था और उसी के लिए जीना उनका मकसद था।
लेकिन घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ वो एक और मोर्चे पर भी डटी हुई थीं। श्रीनगर के सोरा इलाके में स्थित शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वो एक नर्स के तौर पर काम कर रही थीं। नर्सिंग उन्होंने कश्मीर से ही सीखी थी और अब उसी घाटी के लोगों की सेवा में लगी थीं। पर जिस वक्त वो मरीजों का इलाज कर रही थीं, उसी वक्त बाहर घाटी आतंक और डर से बीमार हो चुकी थी। 1989 से 1990 के बीच हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कश्मीरी पंडित लगातार पलायन कर रहे थे। हर दिन कोई न कोई अपना घर छोड़ रहा था, लेकिन सरला नहीं गई। कई बार उन्हें धमकियां दी गईं, यहाँ तक कि अस्पताल के अंदर आकर भी उन्हें डराया गया, नौकरी छोड़ो और घाटी से निकल जाओ। पर उन्होंने हर बार एक ही जवाब दिया, खामोशी और अपने काम से। 14 अप्रैल 1990 श्रीनगर के सोरा इलाके में स्थित शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हब्बा खातून हॉस्टल में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सरला भट्ट अपनी ड्यूटी के बाद वहीं मौजूद थीं। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी की आखिरी शांत रात है। अचानक दरवाजा खुलता है, कुछ हथियारबंद लोग अंदर घुसते हैं। ये लोग जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकी थे। बिना किसी सवाल, बिना किसी सफाई का मौका दिए सरला को जबरदस्ती बाहर घसीटा जाता है। हॉस्टल के बाहर एक वैन खड़ी थी और अगले ही पल वो उस वैन में थी। वैन अनजान अंधेरे की तरफ ले जाई जा रही थी। फिर 5 दिन, 5 ऐसे दिन जिनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर। बस इतना कि इंसानियत वहां हार चुकी थी। और फिर 19 अप्रैल 1990 श्रीनगर के डाउनटाउन मालाबाग के उमर कॉलोनी इलाके में एक शरीर फेंका हुआ मिला। लोग दूर खड़े थे, देख रहे थे, पहचान रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। डर इतना गहरा था कि इंसानियत भी कांप रही थी। वो सरला थी। उनका शरीर गोलियों से छलनी था, घावों के निशान, हाथ पैर बंधे हुए और पास में एक कागज जिस पर लिखा था पुलिस इन्फॉर्मर। जैसे मौत के बाद भी एक कहानी गढ़ी गई हो, लेकिन असल मकसद कुछ और था, डर फैलाना, इतना कि कोई रुकने की हिम्मत ना करे। और यही हुआ। जब ये खबर उनके परिवार तक पहुंची तो सब कुछ टूट गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली दर्द तो अभी बाकी था। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया और बाद में उनके पिता शंभुनाथ भट्ट और भाई प्रद्युम्न भट्ट अस्थियां लेने श्मशान पहुंचे तो वहां पहले से एक भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। 100 से 150 लोग। और फिर अचानक हमला, पत्थर, मारपीट, चीखें। किसी तरह जान बचाकर वो वहां से भागे और अपने साथ ला पाए बस मुट्ठी भर राख। जैसे पूरी जिंदगी का सार अब एक मुट्ठी में सिमट गया हो। घर लौटे तो लगा शायद अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं। उनके घर के बाहर धमाका हुआ। यह आखिरी चेतावनी थी। और अगले ही दिन एक परिवार जो कभी उस घर की रौनक था, अब 2 छोटे-छोटे ब्रीफकेस में अपनी पूरी दुनिया समेट रहा था। कुछ जरूरी कागज, थोड़े से कपड़े और पीछे छूट गया अपना घर, अपनी मिट्टी, अपनी पहचान। सरला भट्ट अब नहीं थी, लेकिन उनका साहस, उनकी कहानी घाटी के उस अंधेरे में एक जलता हुआ सच बन चुकी थी। एक लाश और उसके साथ छोड़ा गया एक खामोश संदेश, डर जाओ वरना अगली बारी तुम्हारी है। सरला भट्ट के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी साजिश का हिस्सा था जिसमें एक पूरे समुदाय को घुटनों पर लाना था। कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर करना था। इस वारदात के बाद नगीन थाने में केस दर्ज हुआ जिसकी FIR नंबर 56/1990 थी। कागजों में सब दर्ज था, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदला। कातिल कभी पकड़े नहीं गए। समय बीतता गया, 1 साल, 10 साल, 20 साल और फिर 35 साल। आज भी यह केस अनसुलझा है और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या इंसाफ भी कभी कभी डर जाता है? 1989 से 90 का वो दौर सिर्फ सरला की कहानी नहीं था, वो सैकड़ों कहानियों का सिलसिला था। पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि 209 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। सिर्फ 1990 में 109 हत्याएं हुई थीं, 140 केस दर्ज हुए, लेकिन 115 मामलों में तो आरोपी कौन है यह तक पता नहीं चल पाया। चार्जशीट कुछ में दाखिल हुई और सजा सिर्फ एक केस में हुई, बाकी सब फाइलों में दब गए। दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित संगठनों का दावा है कि असल संख्या 500 से भी ज्यादा हो सकती है, यानी आंकड़े भी शायद पूरी सच्चाई नहीं बताते। 2017 में यह मुद्दा संसद तक पहुंचा। उसी साल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। मांग थी कि इन हत्याओं की दोबारा जांच हो, लेकिन अदालत ने कहा बहुत समय बीत चुका है, सबूत मिलना मुश्किल है और केस खारिज हो गया।
2023 में फिर कोशिश हुई। रूट्स इन कश्मीर नाम की संस्था ने दोबारा दरवाजा खटखटाया, फिर वही नतीजा, डिसमिस। जैसे इंसाफ हर बार दरवाजे तक आकर लौट जाता हो। तो ये थी सरला भट्ट की कहानी। आप क्या समझते हैं, क्या कश्मीरी पंडितों को दोबारा से कश्मीर में सरकार को बसाना चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट में हाँ या नहीं में जरूर दे। धन्यवाद।